अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने लीव ऑफ किया था। हम बेसिकली पल्मों की फिजियोलॉजी कर रहे थे। इसमें हमने क्या किया था, हमने लंग का जनरली फंक्शन कर लिया था कि इसने एयर को फिल्टर आउट करना है। उसके बाद हमने किया कि मैकेनिकली कैसे आपकी बॉडी में एयर आती है और कैसे जाती है। अब हम उसका मेन जो फिजियोलॉजी है ना वो पढ़ रहे हैं कि ये एयर कैसे अंदर आती और जाती है। इसमें हमने पढ़ा कि हमारी जो ब्रेन है ना उसके अंदर बेसिकली होते हैं सेंटर्स। 3 जगह होती हैं, कॉर्टेक्स, मेड्यूला और पॉन्स। जो आपकी कॉर्टेक्स है ना वो आपकी वॉलेंट्री रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगी। यहाँ तक हमने कर लिया था। जो दूसरी चीज़ हम कर रहे थे वो हम कर रहे थे मेड्यूला। ये जो मेड्यूला है ना ये आपका पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग का मतलब ये है कि कभी कभी हम जब पोस्ट एक्सरसाइज होते हैं हम बहुत तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं, लंबी गहरी सांसें। कभी कभी जब वी आर लाइंग डाउन, वी आर सिटिंग, ठीक है, वी डू नॉट ब्रीद लाइक, बहुत ज़्यादा कह लो हाँफना नहीं होता। तो ये जो पैटर्न है ये कैसे डिसाइड होता है हमारी बॉडी में, कौन करता है डिसाइड? हाँ जी, कॉर्टेक्स फॉर वॉलेंट्री रेस्पिरेशन जैसे होल्डिंग ऑफ ब्रेथ, और मेड्यूला फॉर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। ये एमसीक्यूज आते हैं आपके पास, स्पेशली मेड्यूला का आता है। ठीक है, कॉर्टेक्स का इतना नहीं आता, बट यू शुड नो कि कॉर्टेक्स बेसिकली क्या है। तो मेड्यूला का आपके पास आता है पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग के हवाले से कि मेड्यूला इज इम्पॉर्टेंट फॉर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो मेड्यूला है ना ये अब पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करती है। इसमें डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, सेंटर्स भी होते हैं, रिसेप्टर्स भी होते हैं, बॉडीज भी होती हैं। ठीक है, जो उसको जो मर्जी कह लो, ये अपना अपना फंक्शन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को, और उसके बाद ये कंट्रोल करते हैं आपकी पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है कि एक जनरल इसका क्या फंक्शन होता है? तो फिर हम आगे चलते हैं। जो हमारी मेड्यूला है ना, सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर होती है ना, इसके अंदर होती हैं ये प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये चीज़, ये जो प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या होता है कि ये स्पेशल पेस मेकर सेल्स होते हैं। जैसे हमारे हार्ट के अंदर ऐसे नोड एक पेस मेकर सेल है ना जिसने रिदम को जनरेट करना है, उसी तरह हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर भी एक स्पेशल पेस मेकर सेल होता है जिसको हम कहते हैं प्री बॉटजिंगर कम्प्लेक्स। ये क्या करता है, ये रिदमिक रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, यानी ये हमारी पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को एक रिदम से चलाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में हमारा एक पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है, जैसे आप कह लो कि इंस्पिरेशन इज लॉन्गर देन एक्सपिरेशन। ये हमारा एक जनरल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है कि नॉर्मल ब्रेथ में इंस्पिरेशन जो है वो लॉन्गर होती है देन एक्सपिरेशन। तो ये पैटर्न इस चीज़ की वजह से होता है, इस बॉडी की वजह से होता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा होता है कि हमारी जो मेड्यूला होती है उसमें होते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, बेसिकली उसमें ग्रुप होता है न्यूरॉन्स का जिसको हम कहते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स और वेंट्रल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन। ये डॉर्सल और वेंट्रल जो होते हैं ना, ये इसकी लोकेशन पे इसको कह लो कि एक नाम दिया हुआ है, डॉर्सल और वेंट्रल। ठीक है, जो डॉर्सल आपका रेस्पिरेटरी ग्रुप है ना ये हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये मैं आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में करा रही हूँ। जो जो पॉइंट्स करा रही हूँ ना वो सब एमसीक्यूज हैं। डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स हमारे इंस्पिरेशन को या इनहेलेशन को कंट्रोल करते हैं और रेस्पिरेटरी रिदम जनरेट करते हैं। ठीक है, ये अब जाहिर सी बात है, देखो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स तक भी किसी ने स्टिमुलस देना है, तो इन तक जो स्टिमुलस जाता है वो जाता है पॉन्स से। हमने 3 सेंटर्स पढ़े ना, हमने कॉर्टेक्स पढ़ा, मेड्यूला पढ़ा, पॉन्स पढ़ा। मेड्यूला में आपका मेन रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो आपका रिदम भी कंट्रोल करता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन भी करता है। पॉन्स के अंदर वो बॉडीज होती हैं। ठीक है, नहीं एक मिनट, पॉन्स के अंदर जो है ना वो बॉडीज होती हैं जो बेसिकली इनको स्टिमुलस पहुंचाती हैं। ठीक है, ये कह लो कि इनको कंट्रोल करती हैं। नहीं, प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स जो है ना, जो प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स है वो पेसमेकर सेल्स हैं। वो मेड्यूला के अंदर अलहदा से स्पेशल पेसमेकर सेल्स हैं जो लोकेटेड हैं। ये जो न्यूरॉन्स है ना ये अलहदा से एक चीज़ है कि एक जगह पे एक न्यूरॉन बॉडी पड़ी हुई है, एक जगह पे अलहदा।
ठीक है। बेसिकली अगर आपने इसको सिंपल वर्ड्स में विजुलाइज करना है ना, तो आप इस तरह से विजुलाइज कर लो कि ये आपका मेड्यूला है। ठीक है, इस मेड्यूला के अंदर जो है ना, आपके पास एक जगह पे ये सेल पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे एसए नोड है, एसए नोड अलहदा है, परकिंजी या पेसमेकर सेल्स अलहदा है। ठीक है, उसके बाद ये एक ग्रुप है न्यूरॉन्स का, जिसको आप कह लो अगर आगे है तो डॉर्सल, पीछे वेंट्रल। ठीक है, फिर ये एक अलहदा ग्रुप है न्यूरॉन्स का, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये इसका एक कह लो रफ, अगर किसी ने आइडिया वगैरह लेना हो तो वो उस तरह, मतलब बेसिकली हर चीज़ मेड्यूला के अंदर ही है, लेकिन अलहदा अलहदा जगह पे। ठीक है, ये अपनी तरफ से खुद एक रिदम का प्रोसेस जो है वो जनरेट करता है और उसको कंट्रोल करता है। और जो ये है ना बॉडीज, इन तक स्टिमुलस या इन तक कह लो कि कंट्रोल जो है ना, वो आपका पॉन्स लेके जाता है। ठीक है, जो आपके डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स है ना, अब हम करें एमसीक्यूज। डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स जो हैं वो इनहेलेशन को कंट्रोल करते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करते हैं, और उनका जो कंट्रोल होता है ना, वो होता है एपन्यूस्टिक सेंटर इन लोअर पॉन्स से। ठीक है, यानी ये जो डॉर्सल वाले हैं ना, इनका होता है लोअर पॉन्स में आपके पास एक एपनिस्टिक सेंटर होता है, वो इनको जाके स्टिमुलस कह लो के देता है। ठीक है, अब जो आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ना, वो आपका एक्सपिरेशन कराता है। लेकिन जब हम एक्सपिरेशन पढ़ रहे थे, हम मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी नॉर्मल रेस्पिरेशन है ना, वो इलास्टिक रिकॉइल से होती है। इन नॉर्मल रेस्पिरेशन यू डू नॉट नीड कोई भी स्टिमुलस, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्सपिरेशन जब हम नॉर्मली करते हैं तो दैट इज ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइल। तो फिर ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है ये कब एक्ट करेगा? किसी को ये चीज़ की समझ लगी है कि बेसिकली मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप किस टाइम पे एक्ट करेगा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। एक्सरसाइज के टाइम पे, जब आपको एक्सपिरेशन में या फोर्सफुल कुछ भी करते हुए जब आपको एक्सपिरेशन में ज़रूरत होएगी ना फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट, देन दिस वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कम्स इनटू एक्शन। ये क्या करता है? ये एक्सपिरेशन कराता है। ठीक है, और ये नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन के अंदर इनएक्टिव होता है। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन आता है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, हमारा जो एपनिया के लिए सेंटर है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए सेंटर है, वो है डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स। स्ट्रेसफुल कंडीशन में या एक्सरसाइज के अंदर जो एक्टिव होता है वो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया मेड्यूला का। अब हम चलते हैं तीसरा जो हमारी चीज़ है वो है हमारा पॉन्स। ठीक है, इस पॉन्स के अंदर भी आगे जाके सेंटर होते हैं। जैसे मेड्यूला के अंदर न्यूरॉन्स थे, पॉन्स के अंदर सेंटर्स होते हैं जो सिग्नल्स देते हैं। इन सिंपलर वर्ड्स, एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर, ये वाला, और एक होता है नीमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, जो आपका एपन्यूस्टिक सेंटर होता है ना, वो आपके लोअर पॉन्स के अंदर होता है। ये देखो, ये डायग्राम भी बनी हुई है। नीचे वाले पॉन्स के अंदर एपनिस्टिक सेंटर और ऊपर वाले पॉन्स के अंदर नीमोटैक्सिक सेंटर। जो एपनिस्टिक सेंटर है वो इंस्पिरेशन के टाइम पर लॉन्ग ब्रीदिंग को, इंटेंसिटी ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी बेसिकली इसने क्या करना है, इसने आपके डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को स्टिमुलस देना है इंस्पिरेशन का, और इसको इनहिबिट क्या करते हैं, इनको इनहिबिट करता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स फ्रॉम नीमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली ये मतलब है कि हमारे पास अगर एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा इंस्पिरेशन हो रही है और हमारी लंग्स इन्फ्लेट करी जा रही हैं, तो लंग्स में भी ऑब्वियसली स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जिन्हें हमने कल हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स में भी पढ़ा था। ठीक है, या तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स या फिर आपका नीमोटैक्सिक सेंटर।
ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट पे आपकी लंग्स के बढ़ने के बाद वो उसको एक स्टिमुलस देगा कि बस इससे ज़्यादा आपने इसमें ब्रीद नहीं करना। अगर आप खुद भी इंस्पायर करके देखोगे ना, कभी अपनी सांस अंदर खींचोगे तो एक लेवल तक आप सांस अंदर खींच सकते हो, उसके बाद आप नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि वो एक डेंजर लेवल होता है। उसके बाद खींचोगे ना तो लंग्स की कोई पैथोलॉजी हो जाएगी, बर्स्ट, परफोरेशन, कुछ भी हो सकता है। उसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं स्ट्रेच रिसेप्टर और निमोटैक्सिक सेंटर। ये एपनिस्टिक सेंटर ने क्या कराया है कि इसने आपकी इनहिलेशन करवा दी है। इसको ख़त्म करने के लिए या बंद करने के लिए स्ट्रेच रिसेप्टर या निमोटैक्सिक सेंटर आ जाता है। ये पॉइंट सबको समझ आ गया? ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नीमोटैक्सिक सेंटर पे। जो हमारा नीमोटैक्सिक सेंटर है ना, वो अपर पॉन्स में होता है और उसका बेसिकली हमने फंक्शन तो कर लिया। उसका फंक्शन यही है कि उसने इंस्पिरेशन को इनहिबिट करना है। अब वो इंस्पिरेशन को इनहिबिट करेगा तो अल्टीमेटली जो है ना, वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्स हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है, जो जिसे हमने स्ट्रेच रिसेप्टर्स की बात की ना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो तो एक रिफ्लेक्स है, वो मसल्स की वजह से है, वो रिसेप्टर्स, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स की वजह से। ये हम ब्रेन की बात करें, ठीक है। अब जब ये नीमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेशन इनहिबिट करेगा तो इन टर्न ये रेट कंट्रोल करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि रेट ऑफ ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है, तो फिर उसका क्या आंसर होगा? नीमोटैक्सिक सेंटर, हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूँ रिदम ऑफ ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है, तो फिर हाँ जी, नीमोटैक्सिक सेंटर एपन्यूस्टिक को इनहिबिट करता है। डॉर्सल ग्रुप, ठीक है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। रिदम होती है एक पैटर्न की मूवमेंट, ठीक है। रिदम का मतलब है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये रिदम है। रेट का मतलब है 20 ब्रेथ्स पर मिनट, 26 ब्रेथ्स पर मिनट, 30 ब्रेथ्स पर मिनट, इस तरह, ठीक है। दोनों डिफरेंट है, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। रेट को निमोटैक्सिक करता है, रिदम को डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप करता है, ठीक है। अब इस निमोटैक्सिक को भी जाहिर है इनहिबिशन की ज़रूरत है, तो इसकी एक्टिविटी लिमिट होती है हमारी फिरेनिक नर्व से। हमने पढ़ा ना, फिरेनिक नर्व जो होती है वो डायाफ्राम को भी कंट्रोल करती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी। ये बेसिकली मोटर नर्व होती है। तो निमोटैक्सिक सेंटर को इनहिबिट करती है, या इनहिबिट नहीं, लिमिट कर देती है फिरेनिक नर्व। और अगर निमोटैक्सिक सेंटर डैमेज हो जाए ना, तो दिस विल कॉज एपनिया, ठीक है। हाउ इट विल कॉज एपनिया? बिकॉज बेसिकली योर निमोटैक्सिक सेंटर इज कंट्रोलिंग योर रेट ऑफ ब्रीदिंग, यानी जितनी ब्रेथ्स, जितने सांस हम लेते हैं ना एक टाइम पे, उसको कंट्रोल करने वाला सेंटर निमोटैक्सिक है। अब वो सांस लेने वाला सेंटर ही अगर बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंट्रोल द नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक, दिस विल रिजल्ट इनटू एपनिया, ठीक है। अगर अब हम थोड़ा सा ना क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, अगर हमारे पॉन्स के ऊपर वाले पार्ट में, लास्ट पॉइंट ये था कि निमोटैक्सिक सेंटर जब डैमेज हो जाएगा तो एपनिया हो जाएगा। एपनिया क्या है? जब इंसान को सांस नहीं आता, उस कंडीशन को हम एपनिया कहते हैं, ठीक है। और वो बेसिकली क्यों होगा एपनिया? क्योंकि आपका रेट ही आपका निमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल कर रहा है। रेट क्या है? नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक। जब सांस लेने वाली चीज़ ही खराब हो गई है तो दैट इज़ एपनिया, ठीक है। अब हम क्लिनिकल पॉइंट्स पे थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि हमारी लीजन हो गई है अबव द पॉन्स, ठीक है। अबव द पॉन्स का मतलब है निमोटैक्सिक सेंटर, तो क्या होगा आपका? आपकी रेगुलर ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, यानी एपनिया। हाँ, चाहे इसको एपनिया बोल लो, चाहे इसको स्टॉपेज ऑफ रेगुलर ब्रीदिंग बोल लो, इट इज़ बेसिकली द सेम थिंग, ठीक है। अगर बिलो मेड्यूला, यानी मेड्यूला से नीचे नीचे वाला सारा हिस्से की ट्रांजैक्शन हो गई है, ठीक है, और फिरेनिक नर्व भी कट गई है, तो टोटल सीजेशन या स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी। मेड्यूला से नीचे की लीजन विल रिजल्ट इन स्टॉपेज या सीजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ठीक है।
ये समझ आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है? हाँ, वॉलेंट्री रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मेड्यूला क्या करता है? मेड्यूला, अगर मैं कहूँ कि मेन फंक्शन मेड्यूला का मुझे एक लाइन में बताएं तो वो क्या करेगा? वो आपका पैटर्न करेगा, रिदम डॉर्सल ग्रुप करता है। लेकिन अगर हमने मेड्यूला को कैटेगराइज करना हो ना, देखो मेड्यूला में 3 चीजें हैं, हम तीनों को एक सिंपल वर्ड में करें ना तो पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है, ठीक है। रेट और पैटर्न दोनों नहीं, सिर्फ पैटर्न। रेट जो है ना वो आपका पॉन्स कंट्रोल करता है, ठीक है, तो खाली पैटर्न। अब मेड्यूला में जो रिदमिक रेस्पिरेशन के पेस मेकर सेल्स हैं उनका क्या नाम है? पेस मेकर से, हाँ जी, प्री बॉट्जिंगर बॉडीज, ठीक है, या प्री बॉट्जिंगर कॉम्प्लेक्स। जो आपका डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है वो कौन सी मूवमेंट को कंट्रोल करता है? इनहेलेशन, एक्सपिरेशन। रिदम को कंट्रोल करता है, ठीक है। इंस्पिरेशन, सही है। अच्छा, इसको कंट्रोल कौन करता है? डॉर्सल ग्रुप तक जो आपकी सेंसेशंस हैं या जो भी है उसको कौन लेके जाता है? हाँ, एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर होता कहाँ पर है? अपर पॉन्स, लोअर पॉन्स? ठीक है, बिल्कुल सही है, लोअर पॉन्स में। अच्छा, जो हमारा वेंट्रल ग्रुप होगा, वेंट्रल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स का, वो किस केस में एक्टिव होगा? हाँ, एक्सरसाइज, एफर्ट, स्ट्रेच, कुछ भी कह लो। जो आपका एपन्यूस्टिक सेंटर है वो क्या कराता है? एपनिस्टिक सेंटर जो हमारी पॉन्स में होता है ये क्या कराता है? हाँ जी, डीप इंस्पिरेशन। डीप इंस्पिरेशन, इंटेंसिटी ऑफ ब्रीदिंग, ये सब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं इसके लिए, ठीक है। अच्छा, एपनिस्टिक सेंटर इनहिबिट किन 2 चीज़ों से होता है? निमोटैक्सिक और स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अच्छा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स का जो रिफ्लेक्स है उसको हम क्या कहते हैं? हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, बिल्कुल ठीक है। जो निमोटैक्सिक सेंटर है वो क्या कराता है? ठीक है, वो रेट कंट्रोल कराता है। निमोटैक्सिक की एक्टिविटी को लिमिट क्या चीज़ करती है? अच्छा, अगर आपको कोई 1 वर्ड में पूछे ना तो आपने रेट कंट्रोल करना है। नो डाउट वो इंस्पिरेशन को स्टॉप करवाता है, लेकिन दैट इज इन मतलब स्पेशल केसेस, ठीक है। अदरवाइज जो मेन इसका फंक्शन है ना, इंस्पिरेशन को स्टॉप कराने से ही बेसिकली ये रेट कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ जी, लिमिट निमोटैक्सिक को लिमिट करता है फ्रेनिक नर्व। अगर मैं कहूँ कि अबव पॉन्स या निमोटैक्सिक सेंटर की लीन हो गई है तो फिर क्या होगा? एपनिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक हमने ब्रेन का मैकेनिज्म कर लिया, हमने मसल्स का मैकेनिज्म कर लिया, ठीक है। अब जब हमने रीनल सिस्टम पढ़ा था तो हमने उसमें एक चीज़ पढ़ी थी, कीमो रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी में मैकेनो रिसेप्टर भी होते हैं, तो केमिकल चीज़ों के लिए कीमो रिसेप्टर भी होते हैं, ठीक है। तो हमने तब कीमो रिसेप्टर्स पढ़े थे जिनको हमने काफ़ी डिटेल में किया था। वही कीमो रिसेप्टर्स यहाँ रेस्पिरेशन में भी आते हैं। उनकी डिटेल क्योंकि हमने पढ़ ली है, आई विल जस्ट लिंक इट कि उसका पल्मों से क्या लिंक है। हाँ जी, एयोर्टिक और कैरोटिड, ये आपके पास आते हैं कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। इवन इफ़ यू सी हियर मैकेनो रिसेप्टर्स आपके पास, चलो जी मसल्स आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स भी आपके पास 2 टाइप के होते हैं। एक आपके पास होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो आपकी ब्रेन के अंदर होता है, एक आपके पास होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन से थे?
कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच तो इनका स्टिमुलस है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की जो बॉडीज थी ना, वो कौन सी थी? ठीक है, हाँ, वो एओर्टिक और कैरोटिड थी। ठीक है, इनकी डिटेल हम पहले ही कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम अब इसको डिस्कस करेंगे फर्दर।